Hello students, how are you? I hope you all are good and safe during a quarantine. I'm sure that in quarantine you have given your full focus on sports as well as studies. We have no idea when the school will open, so you have to pay full attention to your study. The video has to be listened carefully, and after listening carefully, all the words have to be written properly in your notebook. Pause the video or rewind it if you don't get any concept. To get most of this video, please watch it till the end. My dear student, I want to discuss you on an important topic. Some children keep fooling their parents and playing games on the pretext of homework on mobile. So please do not play with your future and your parents. So my dear student, today we are going to discuss our next chapter. Chapter number 26, Formation of a Democratic Government. Before this, we already two chapter completed, 24th and 25th. We discuss what is the formation of a democratic government. So, listen to me carefully. Let's get started. So, my dear student, democratic government has two parts. Okay, two forms, direct democracy and indirect democracy. We taught in our previous chapter. So now we discuss. In direct democracy, all the members or beneficiaries of a democratic unit of the government participate in decision making process. कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके अंदर जितने भी मेंबर्स या बेनिफिशियर्स यानी जो होते हैं जो प्रॉफिट लेने वाले जिनको लाभ मिलता है एक डेमोक्रेटिक यूनिट के अंदर वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं किस लिए कि इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो गवर्नमेंट के निर्णय लेने की जो प्रोसीजर है प्रोसेस मीन्स प्रोसीजर प्रक्रिया है उसके अंदर तो दिस कैन बी सीन इन द केस ऑफ ग्राम सभा इन विच विलेजर्स कम टुगेदर एंड टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्फ और ये जो हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो हमें ग्राम सभा के अंदर दिखाई देती है जो कि गाँव में होती है जो विलेजर्स होते हैं वो टुगेदर एक साथ आते हैं और टेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ और अपने स्वयं के लिए वो डिसीजंस निर्णय लेते हैं ऑन अदर हैंड इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी और जो दूसरी साइड है जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रिवेलेंट सो माय डियर स्टूडेंट उसमें जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड यानी जो चुने हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव यानी जो स्पोक्स पर्सन है प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल लोगों के तरफ से वो डिसीजन लेते हैं इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री की जो हमारे लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रिविलेंट की जो प्रिविलेंट यानी होती है फ्रिक्वेंट या यूजुअल की जो प्रचलित है यही जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो हमारे कई देशों में प्रचलित है सो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज इलेक्शन एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे जो अपनी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है और जो डिफरेंट उसके जो एस्पेक्ट्स हैं इलेक्शन जो चुनाव किस तरह होते हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया की भारत के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन्स होता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कि जो पूरे देश के अंदर जो वयस्क मताधिकार होता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज ओके नेक्स्ट इज इलेक्शन है अपने चुनाव है इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया है एस्पेक्ट्स मीन्स फीचर्स होते हैं जो अपने पहलू होते हैं इट इज नाउन इन आवर कंट्री एज द पार्लियामेंट एट द नेशनल लेवल ओके कि जो हमारा कंट्री है उसके अंदर पार्लियामेंट होता है अपना संसद जो भी असेंबली है काउंसिल है या लेजिस्लेचर अनदर नेम इज लेजिस्लेचर कि जो नेशनल लेवल पे है राष्ट्रीय स्तर पर है एंड स्टेट असेंबली एट द स्टेट लेवल और जो हमारी राज्यसभा है राज्य विधानसभा है वो हमारी स्टेट लेवल पे है दे मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल कि जो कानून बनाती है लोगों की तरफ से एंड डिटरमाइन टैक्सेस दैट पीपल विल पे और जो दृढ़ जो निश्चित करती है जो टैक्स है उनके जो लोग चुकाते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर ड्रॉन फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है जो अपनी मंत्री परिषद होती है
पार्लियामेंट के अंदर, और जो दूसरे मेंबर उसमें एग्जीक्यूट यानी जो कार्यान्वित करते हैं, किसी भी जो प्लानिंग है अपनी उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आर ड्रॉन फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड मेंबर्स, कि जितने भी चुने हुए अपने मेंबर्स हैं उनके बीच में, दे आर अकाउंटेबल द बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो अकाउंटेबल मीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं जो कि चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके प्रति। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो अपना है लेजिस्लेचर, जो अपनी काउंसलिंग या अपनी पार्लियामेंट है। दस इस प्रकार द गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो इस प्रकार जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्चुअली रियली जो कंट्रोल्ड होती है, नियंत्रित होती है लोगों के द्वारा, जो कि लोग प्रतिनिधि अपने खड़े करके उनको चुनते हैं। Elections and representation are two key एलिमेंट्स और टूल्स इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि जो अपने चुनाव है और रिप्रेजेंटेशन यानी जो जो अपना पोर्ट्रेलियल है, जो अपनी डिस्क्रिप्शन है, जिसको हम प्रस्तुतिकरण देते हैं, वो दो की है, उसके एलिमेंट्स हैं, टूल्स है, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। ये अपनी उसके चुनावों के दो की हैं जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एक सबसे बड़ी पूंजी होती है। सो बट क्या होता है अपना इलेक्शन बिकम एन एफिशिएंट टूल ऑफ डेमोक्रेसी ओनली व्हेन इट रियली रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ ऑल पीपल। परंतु जो इलेक्शन है वो बनाते हैं, एफिशिएंट मीन्स होता है कि जो अपना वेल ऑर्गेनाइज्ड पीपल है, कुशल लोग है, जो एक औजार होता है डेमोक्रेसी का, ओनली व्हेन इट रियली रिफ्लेक्ट्स यानी थ्रो बैक द विल ऑफ ऑल पीपल, की जो लोगों की डिजायर्स होती है उनके ऊपर अपना रिफ्लेक्शन डालते हैं। So my dear student, first topic is universal adult franchises. A democratic government become meaningful when all its citizens participate in it, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो तभी मीनिंगफुल बनती है जब सारे जितने भी सिटीजन है वो पार्टिसिपेट करें, किसके अंदर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के अंदर, स्पेशली इन द इलेक्शंस, और जो वास्तव में कहा चुनाव के अंदर। इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स all men and women who have attained a minimum prescribed as are allowed to vote and elect their representative। और जो मॉडर्न अपनी जो आधुनिक अपनी डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो लोग हैं उनको क्या चीज दी जाती है, उनको अटेंड किया जाता है, अचीव किया जाता है ए मिनिमम यानी जो स्मॉलेस्ट प्रेस्क्राइब्ड यानी अथोराइज एज, कि जो उनको कानून के द्वारा एक एज दी गई है चुनाव वोट करने की, उसके द्वारा उनको प्राप्त होता है, एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और जो प्रतिनिधि है उनको वो चुनते हैं। दूसरा अपना इसके अंदर ये है कि दूसरे वर्ड में हम इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि फ्रेंचाइजीज और द राइट टू वोट इज अवेलेबल टू द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कि जो फ्रेंचाइजीज है, जो फ्रेंचाइजीज मीन्स इलेक्शन, मतदान करने की जो प्रक्रिया है, राइट टू वोट यानी जिनको अधिकार है, अवेलेबल मीन्स होता है अपना जो कि ऑब्टेंड प्राप्त करते हैं, टू द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री की जो एडल्ट वयस्क जो जनसंख्या है, एंटायर यानी होल जो जनसंख्या है, उसको प्राप्त करने का अधिकार है। Only children below the age of voting, declared bankrupt, persons of unsound mind and persons declared criminals by the law courts are not entitled to vote, कि केवल जो बच्चे होते हैं जो बिलो एज होते हैं, 18 एज के नीचे होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। और दोज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, डिक्लेयर्ड यानी प्रोक्लेम, जो घोषित किए जाते हैं, बैंकक्रप्ट जो इंसॉल्वेंट, जो कि वो दिवालिया घोषित होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। और जो अनसाउंड माइंड जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटल इलनेस होते हैं, जो मानसिक बीमारी के से ग्रसित होते हैं, वो लोग वोट नहीं दे सकते। डिक्लेयर्ड क्रिमिनल, और जो लॉ ब्रेकर होते हैं कि कानून तोड़ने वाले क्रिमिनल्स होते हैं, वो वोटिंग नहीं कर सकते। बाय द लॉ कोर्ट्स, की जितने भी अपने कानूनी कोर्ट है वो उनको अलाउ नहीं करती। आर नॉट इंटेलिट टू वोट, इंटेलिट यानी क्वालिफाई नहीं होते वो अपनी वोट की सूची में, सॉरी टू से इनटाइटल्ड।
टू वोट, कि जो हमारी वोटिंग लिस्ट है उसमें वो क्वालिफाई नहीं होते, इसलिए ये लोग जो ऊपर मैंने आपको मेंशन किया है वो वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, की जो अपनी सार्वभौमिक मतदान का जो अधिकार है, वयस्क मताधिकार, therefore means that the right to vote is universally given to all adult citizens, कि जो उसके द्वारा कौन मतलब है किसको वोट दे सकते हैं अपन, जो कि यूनिवर्सली गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन, जितने भी वयस्क अपने नागरिक हैं वो इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, कि जितने भी इररेस्पेक्टिव यानी जो डिसरिगार्डिंग है, कि जो अपने सिटीजन्स हैं वो ये नहीं है कि वोट उनको रिलीजन के आधार पे वो वोट देंगे, कास्ट के आधार देंगे, सेक्स यानी फीमेल या मेल के आधार पे देंगे, या जो उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा या कम होगी उसके अधिकार पे उनको वोट देना पड़ेगा, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, ये कोई भी चीजें उसमें वोटिंग के में मायने नहीं रखती। सो माय डियर स्टूडेंट, अर्लियर ओनली मैन वर गिवन द राइट टू वोट, कि पहले जो इससे पहले जो मॉडर्न अपना इलेक्शन से पहले जो प्रक्रिया थी उसमें क्या होता था कि वही लोग वोटिंग कर सकते थे। इट वॉज कॉल्ड मैनहुड सफरेज, मैनहुड सफरेज यानी जो मैच्योरिटी जो इनकी फ्रेंचाइजीज होती थी, कि जो मैच्योर होते थे मतदान देने के लिए, तो वही लोग वोटिंग कर सकते थे। अदर हैंड की इन सम कंट्रीज ओनली प्रॉपर्टी ओनर कुड वोट, और कुछ देशों में तो ऐसा होता था कि सिर्फ जो प्रॉपर्टी वाले जो होल्डर्स होते थे, ओनर्स मीन्स होल्डर जो मालिक होते थे वो ही वोटिंग कर सकते थे, विच इन अदर ब्लैक पीपल वर डिनाइड। और दूसरे देशों में तो क्या होता था कि जो ब्लैक लोग, जो काले लोग होते थे उनको डिनाइड किया जाता था, मतलब रिफ्यूज किया जाता था वोटिंग देने के लिए। While in other black people were denied, जबकि जो दूसरी कंट्रीज होते थे उसमें जो ब्लैक पीपल यानी जो ब्लैक श्वेत जो लोग होते थे उनको डिनाइड, रिफ्यूज किया जाता था कि वो वोटिंग देने के अधिकारी नहीं है। दिस वॉज मोस्ट अनजस्ट एंड अनडेमोक्रेटिक, और ये जो वोटिंग का अधिकार उनसे जो छीना गया था इन लोगों के द्वारा ये बहुत ही अनफेयर था। अनजस्ट मीन्स अनफेयर, मतलब पक्षपात था, एंड अनडेमोक्रेटिक यानी जो ऑटोक्रेटिक होते हैं, मतलब जो सत्तावादी होते हैं या अलोकतांत्रिक देश कहलाता है, वो लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाता। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स हु अटेन द एज ऑफ 18 आर गिवन द राइट्स टू वोट, परंतु जो अपने कंट्री इंडिया है उसके अंदर सभी सिटीजन्स को अपना अटेन यानी अचीव करने का, प्राप्त करने का, अगर वो 18 एज का प्राप्त कर चुका है तो उसको वोट देने का अधिकार है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर, एजुकेशन एंड अनएजुकेटेड, और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी और प्लेस ऑफ बर्थ। और हमारी इंडिया के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई भी भेदभाव नहीं होता इसको लेकर कि वो मैन है या वुमेन है, वो रिच धनवान है या पुअर गरीब है, एजुकेटेड यानी वो शिक्षित है या अनएजुकेटेड अशिक्षित है, या ऑन द बेसिस ऑफ, ना ही उसकी जाति का, कास्ट जाति के आधार पर, ना कम्युनिटी यानी सोसाइटी उसके समुदाय के आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ उसके जन्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जाता। एडल्ट फ्रेंचाइजीज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वन पर्सन वन वोट, कि जो वयस्क मताधिकार का अधिकार है वो कार्य करता, वर्क्स करता है किन प्रिंसिपल्स, किन सिद्धांत के ऊपर, कि एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकारी है। दिस इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, और यही एक नागरिक के लिए उसकी समानता है, इक्वलिटी यानी जो वोट देने की उसकी समानता है। नो सिटीजन्स इज लेस देन अदर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द राइट टू वोट, और कोई भी नागरिक इसके लिए कम नहीं होगा, उसके सम्मान में कमी नहीं आएगी वोट देने में, कि वो किसी अदर कास्ट या किसी भी अलग रीजनल या जो काला या गोरा है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। So my dear student, I hope you understood all the paragraph. My dear student, the remaining part will be discussed in our next video. Till now, have a nice day.